हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसे क्षेत्र के बारे में है जो कि एक लंबे समय तक से अपनी स्वायत्ता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। एक ऐसा देश जहां पर एक प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मनुष्य ने सबसे पहले कृषि करना प्रारंभ की, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मनुष्य ने सबसे पहले रहना चालू किया, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे पहले आर्यों ने लोगों ने अपना स्थान बनाया। तो आर्य जहां सबसे पहले आकर बसे वही स्थान है बलूचिस्तान। और यही बलूचिस्तान 1947 के भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद बलूचिस्तान, जिसे अंग्रेजों ने एक संरक्षित राज्य के रूप में स्थापित किया था, आज वही अपने वजूद के लिए पाकिस्तान से एक लंबे संघर्ष से लड़ रहा है। आखिर ऐसी क्या कहानी है बलूचिस्तान की? आखिर बलूचिस्तान कैसे बना? और आखिर बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने किस तरीके से शोषित किया? और किस तरीके से पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान का शोषण करता आ रहा है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में रहने वाले बलूची लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने, उनके बुजुर्ग लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने अपने हथियार उठा लिए और वो पाकिस्तानी आर्मी से अकेले लड़ रहे हैं। बिना किसी मदद के वो पाकिस्तानी आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं और अपने वजूद, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो पाकिस्तानी आर्मी से लगातार और हमेशा जो है उनसे लड़ते रहे हैं। और अब बलूचिस्तानियों ने साफ साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, एक नया मुल्क चाहते हैं। जो अंग्रेजों ने उन्हें बनाया था, उस संरक्षित राज्य को वो वापस स्थापित करना चाहते हैं और इस तरीके से उन्हें एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने की मांग वो लगातार उठा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि आखिर क्या है बलूचिस्तान की कहानी। तो आइए हम लोग बलूचिस्तान की कहानी पर बात करते हैं आज। ये उड़ान एकेडमी की टीम है हमारी, और उड़ान एकेडमी की टीम जल्दी से आप लोगों के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करा रही है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमारे कई यूट्यूब पर वीडियो डल चुके हैं जो आप लगातार देख सकते हैं। ऐसे ही मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। साथ ही हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो भी आपकी तैयारी है उसको आधार बनाते हुए हम लोगों ने रिकॉर्ड करके लेक्चर यूट्यूब पे आपके लिए डाले हैं, जिससे कि आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, आप अच्छी तरीके से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। और यही हमारा एक लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य है प्रयास हमारा, सफलता आपकी। तो इसी तरीके से उड़ान एकेडमी हमेशा आपके लिए सदैव तत्पर है, खड़ी हुई है और लगातार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। बलूचिस्तान, आखिर क्या है बलूचिस्तान का इतिहास? अगर हम बलूचिस्तान के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हमें बलूचिस्तान की ज्योग्राफी को देखना होगा। आखिर बलूचिस्तान ऐसा क्या है बलूचिस्तान में जो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपनी सभ्यता को बनाए रखने के लिए एक लंबे संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। ये पाकिस्तान का मैप है। और अगर हम पाकिस्तान के मैप की बात करें तो जो ये आपको दिख रहा है ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो ये लाल रंग से या पिंक कलर से जो आपको ये एरिया दिख रहा है, यही 1947 में अंग्रेजों ने इसे जो है वो एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया। बफर जोन के रूप में इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि एक तरफ से रशिया जो है वो भारत पर प्रभाव स्थापित करना चाहता था, और रशिया का प्रभाव जैसे जैसे भारत पर बढ़ने लगता, उसे रोकने के लिए अंग्रेजों की चिंताएं जो हैं वो तेज होने लगी। और अंग्रेजों की इसी चिंता ने जो बलूचिस्तान का एरिया था उसे एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करना चालू किया। हुआ ये कि इस समय अगर देखा जाए तो यहां पर अफगानिस्तान है और यहां पर ईरान है, यानी कि ईरान और अफगानिस्तान से घिरा हुआ है ये बलूचिस्तान का क्षेत्र, जो कि पाकिस्तान का वर्तमान में हिस्सा है। रशिया अफगानिस्तान और ईरान पर अपना प्रभाव जमा रहा था। ये आजादी के पहले की घटना है, यानी कि 19 सेंचुरी की घटना है। और इस तरह अफगानिस्तान और ईरान पर रशिया का प्रभाव पड़ रहा था, जिससे भारत जो है, जहां पर ब्रिटेन का शासन था, और ब्रिटेन जो है किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि भारत पर रशिया का प्रभाव पड़े, इसलिए ब्रिटेन ने दो तरीके अपनाए। और ब्रिटेन ये चाहता था कि अगर ये रशिया से निपटना है तो इस एरिया को अपने अंडर में लेना होगा। इसीलिए ब्रिटेन ने 1839 के पहले जो है पंजाब के रास्ते जो है वो इस एरिया में इंटर होने का प्रयास किया। लेकिन तब पंजाब के शासक जो रणजीत सिंह थे, उन्होंने उन्हें पंजाब के रास्ते से निकलने से मना कर दिया।
और जब पंजाब के रास्ते से निकलने से मना कर दिया तो ब्रिटिश सरकार ने इस जगह से होते हुए इस एरिया के अंदर इंटर किया। जब इस एरिया से इंटर किया तो उन्होंने जो ये एरिया था, इस एरिया को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और इस एरिया पर अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के कारण इसे उन्होंने एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे रशिया का प्रभाव भारत पर ना बन पाए। दूसरी तरफ ये जो एरिया है, इस एरिया में जो है बलूची लोग रहा करते थे, अलग अलग जनजातीय समूह रहा करते थे, जो अपने अफगानी जाति की वजह से जाना जाते थे। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ये मकरान है और मकरान का ये तट है और यहां पर एक पोर्ट है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। ये ग्वादर पोर्ट की भी एक लंबी कहानी है जिसको हम बाद में देखेंगे और चाइना इसी ग्वादर पोर्ट को यूज कर रहा था, जिससे बलूचियों को बहुत दिक्कत थी और बलूचियों ने यहां पर ग्वादर पोर्ट के प्रयोग होने के कारण कई बार जो है चीनी लोगों के साथ, पाकिस्तानी लोगों के साथ लोहा लिया। दूसरी तरफ देखें तो यहां पर खरात वाला इलाका है, यहां पे कलान वाला इलाका है, यहाँ पे लास वेला वाला इलाका है। यानी ये जो कलान है यहीं पर रहा करते थे खान लोग और इस तरह खरात, मकरान, लास वेला इन सभी जगह के जो हैं जनजातीय कबीले हुआ करते थे और इन कबीले के मुखिया हुआ करते थे और यही मुखिया जो हैं वो कलात के खान के अंडर में जो है मिलजुल कर अपनी मिलीजुली सरकार चलाया करते थे। इस एरिया को भी ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में नहीं लिया और इसे एक संरक्षित राज्य के रूप में यूज किया। संरक्षित राज्य का मतलब है कि इन लोगों के आंतरिक मामलों में वो किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ विदेशी और सुरक्षा जैसे मामले अंग्रेजों के हाथ में रहेंगे, जिससे रशिया का प्रभाव इस एरिया में ना बढ़ पाए और इस एरिया से जब ना पड़ पाए तो भारत पर रशिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा और यहीं से कहानी चालू होती है बलूचिस्तान की। लेकिन इस कहानी को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर बलूचिस्तान जो है वो क्या है, बलूचिस्तान का इतिहास क्या है और बलूचिस्तान किस तरीके से अपनी सभ्यता को बनाए रखने के लिए आज तक लड़ रहा है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान एक बहुत ही पुराना पुरापाषाण कालीन एरिया है। ये वो क्षेत्र है जहां पर मनुष्य ने सबसे पहले अपने जीवन को प्रारंभ किया था। मनुष्य ने सबसे पहले यहीं पर 9000 बीसी में जब नवपाषाण काल की शुरुआत हुई, यानी कि नियोलिथिक काल की शुरुआत हुई और मनुष्य ने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते हुए यहां पर सबसे पहले एग्रीकल्चर करना चालू किया। अगर हम देखें तो भारत में सबसे पहले अगर कृषि के प्रमाण अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि के प्रमाण हमें जिस स्थान से मिलते हैं वो है मेहरगढ़ और ये वही इलाका है मेहरगढ़ जहां पर मनुष्य ने सबसे पहले कृषि करना प्रारंभ की थी। कृषि की अगर बात की जाए तो मनुष्य ने लगभग 9000 साल वर्ष पहले यानी कि 9000 बीसी में सबसे पहले कृषि करना चालू की। 7000 बीसी तक आते आते हमें कृषि के स्पष्ट प्रमाण यहां से मिलने लगे और इस तरीके से मनुष्य ने सबसे पहले अपने आप को यहीं पर बसाना चालू किया। 7000 बीसी यानी कि 7000 ईसा पूर्व में सबसे पुरानी मानव बस्तियां भी इसी इलाके में बसी। यानी अगर भारत में आने से पहले लोग कहां आकर बसे, इसी बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में आकर बसे। ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में ये पंजाब प्रांत है और ये जो है वो सिंध प्रांत है। अब अगर देखें तो सबसे पहले भारत में जब ये पाकिस्तान नहीं बना था तो यहीं पर जो है हमारी पहली सभ्यता का जन्म हुआ और इसी सभ्यता ने भारत को अपनी एक पहचान दी, जिसे हम अपनी इंडस सिविलाइजेशन के रूप में जानते हैं, वैदिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। और इसी तरह यहीं बसने वाले लोगों ने जब इस एरिया को क्रॉस करके जब वो भारत के क्षेत्र में पहुंचे तो इन्होंने ही भारत को एक सभ्यता के लिए, एक भारत को एक संस्कृति के लिए उसको एक पहचान विश्व के तौर पर प्रदान की। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो यहीं पर 7000 बीसी में सबसे पहले मानव बस्तियों के भी हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। 3000 ईस्वी तक आते आते यहां पर एक सभ्यता का जन्म हो गया और उस सभ्यता को कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। यानी आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान कितनी प्राचीन है, बलूचिस्तान की कहानी कितनी प्राचीन है, प्रारंभिक मानव सभ्यता का उदाहरण ये प्रस्तुत करती है, लेकिन आज ये अपने वजूद के लिए लड़ रही है। अगर हम देखें तो यहाँ के लोग जो हैं वो पंजाब और आसपास के इलाकों में आकर यहाँ पर लोग बस गए थे और इस तरह सिंधु सभ्यता का विकास इसी सिंधु नदी के आसपास के एरिया में हुआ। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता का जन्म भी जो है यहीं पर हुआ, क्योंकि वैदिक सभ्यता को भी हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इस तरह ऋग्वैदिक काल का क्षेत्र भी यही बलूचिस्तान और पाकिस्तान का
एरिया रहा जहां पर सिंधु नदी बहा करती थी। भारत के अगर हिंदुओं के देखा जाए तो एक प्रमुख शक्तिशाली पीठ जो है, यानी कि 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जहां पर मां पार्वती के जो है अवशेष गिरे थे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं हिंगलाज माता का मंदिर, और यहीं पर हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है जो कि हमारे शक्तिपीठों में से एक है। और इसे पाकिस्तान में नानी के हज के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत का भी एक बहुत कड़ा धार्मिक रिश्ता जो है वो बलूचिस्तान के साथ रहा है। दूसरी बात अगर हम करें तो इस समय भारत का ये पहले हिस्सा रहा है। भारत का हिस्सा इसलिए रहा है क्योंकि अगर हम एंशियंट एज की बात करें तो जब मौर्य एम्पायर की स्थापना हुई और मौर्य एम्पायर के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने जब एक विशाल एम्पायर खड़ा किया, तो वहीं पर सिकंदर के आक्रमण होने के पहले या सिकंदर के आक्रमण के बाद वहां पर एक गवर्नर उसने नियुक्त किया जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटस। और सेल्यूकस निकेटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ क्योंकि सेल्यूकस निकेटस ने बलूचिस्तान के एरिया पर कब्जा कर रखा था, वहां पर उसने अपने जो है बस्ती बसा रखी थी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में एक वॉर हुआ, जिस वॉर में सेल्यूकस निकेटस को पराजित कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने और उसकी पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया, तो दहेज में बलूचिस्तान का पूरा इलाका जो है जिसमें काबुल कंधार भी आता था, वो दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। यानी भारत का हिस्सा रहा बलूचिस्तान। अगर देखा जाए तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये रही कि सेल्यूकस और मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ, इसमें यूनानियों के खिलाफ मौर्य साम्राज्य को जीत मिली और बलूचिस्तान का अधिकांश भाग प्राचीन भारत के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में आ गया। आने वाले समय में बौद्ध धर्म का प्रचार इस एरिया में हुआ और बौद्ध धर्म का यह प्रमुख केंद्र बन गया और बौद्ध धर्म का प्रभाव बलूचिस्तान में हमें देखने को साफ साफ मिलता है और अफगानिस्तान तक बौद्ध धर्म ने अपना प्रचार प्रसार किया। लेकिन जैसी 7वीं सदी आई और इस्लाम धर्म का उदय हो गया, तभी अरब आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करना चालू किया और इसी आक्रमणकारियों के आक्रमण होने से यहां पर एक नए धर्म का प्रभाव बढ़ गया जिसका नाम था इस्लाम धर्म। और इस तरीके से सिंध के प्राचीन हिंदू ब्राह्मण राजाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया, जिसमें राजा चाच और राजा जो है चाच ऑफ अरोर का बहुत योगदान रहा है, राजा दाहिर का बहुत योगदान रहा है, जिन्होंने इन्हें रोकने का प्रयास किया। लेकिन अरबों के लगातार आक्रमण की वजह से बलूचिस्तान जो है उसके कुछ हिस्सों पर अरबों के लोगों ने नियंत्रण स्थापित कर दिया और 7वीं सेंचुरी तक आते आते बलूचिस्तान अरबों के अधिकार क्षेत्र में चला गया। और इस तरह अरबों के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद यहां पर रहने वाले लोगों को एक इस्लाम धर्म में तब्दील करा दिया गया, जिस तरीके से यहां रहने वाले बलूचों ने एक धर्म अपना लिया जिसको कहा गया इस्लाम धर्म, और इस तरह बलूचियों का धर्म बन गया इस्लाम। बलूचिस्तान में अरब शासन चलता रहा और 10th सेंचुरी तक अरब के लोगों ने इसे अपने पूरे कंट्रोल में रखा। 10th सेंचुरी के बाद तुर्की लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और तुर्की लोगों के अधिकार क्षेत्र में कुछ समय तक बलूचिस्तान रहा। फिर चंगेज खां वगैरह जो हैं, ईरान के शासक जो हैं, उन लोगों ने इस पर अधिकार बनाए रखा। मुगलों के काल तक आते आते इस समय जब बाबर ने भारत पर अटैक किया और बाबर की जब मृत्यु हो गई और बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद हुमायूं शासक बना, तो हुमायूं जो है वो एक लंबे समय तक यहाँ पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहता था और अधिकार बनाए रखने के लिए उसने जब भारत पर अधिकार किया तो शेरशाह सूरी ने उसे पराजित कर दिया और शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं जो है वो ईरान की तरफ भाग गया। लेकिन जब शेरशाह की मृत्यु हो गई तो 1555 में हुमायूं ने इन्हीं बलूचियों की सहायता से वापस से भारत पर अधिकार किया और इस तरीके से वो भारत के अंदर वापस से इंटर हो गया। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर बलूच लोग भारत के अंदर कैसे आए, कैसे बलूचिस्तान में लोग बसे। अगर देखा जाए तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान के लोगों में बलूच लोगों का कैसे प्रवेश हुआ, तो लोक कथाओं के मुताबिक अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था कलात रियासत। हमने अभी देखा था कलात वाला इलाका, और वहां का एक आखिरी शासक था जिसका नाम था मीर अहमद यार खान, और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इनसाइड बलूचिस्तान, और इसमें इसने बताया है कि आखिर बलूचिस्तानियों का संबंध किससे है। अगर हम देखें तो यहां पर सबसे पहले जो है ईरान से आए हुए लोगों ने अपना स्थान बनाया, लेकिन बाद में इस्लाम का प्रभाव बढ़ने की वजह से इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये लोग अपना संबंध इस्लाम से जोड़ने के बाद इन लोगों ने खुद को पैगंबर इब्राहिम का वंशज बताया,
और इस तरह पैगंबर इब्राहिम का वंशज बताते हुए ये सीरिया के इलाके में रहने लगे। लेकिन सीरिया के इलाके में लगातार बारिश की कमी होने की वजह से, वहां का मौसम उचित ना होने की वजह से, अकाल पड़ने की वजह से ये लोग सीरिया से पलायन कर गए और सीरिया से होते हुए ये ईरान के इलाके में पहुंचे। जब ये ईरान के इलाके में पहुंचे तो ईरान का जो शासक था नुसेरवान, उसने इन लोगों को यहाँ बसने नहीं दिया और जब इन लोगों ने इन्हें यहाँ बसने नहीं दिया तो नुसेरवान ने उसे ईरान से इन लोगों को बाहर खदेड़ दिया। इस तरह ये लोग ईरान का एरिया छोड़ गए और ईरान का जो एरिया था उसको छोड़कर ये आगे बढ़े और आगे बढ़कर इन्होंने जिस इलाके में पहुंचे वही इलाका आज कहलाता है बलूचिस्तान, यानी पाकिस्तान का पश्चिम वाला इलाका जिसे आज हम बलूचिस्तान कहते हैं, ये यहीं आए हुए लोगों के द्वारा बसाया गया और इस तरह बलूचिस्तान की जो एरिया है उस एरिया में लोगों का रहना चालू हुआ। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इस समय हमें और चीज जो देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि इस समय धीरे धीरे जब यहाँ पर लोग आकर बसे तो जब बलूच के लोग ईरान से चले तब वहां का जो सरदार था वो मीर इब्राहिम था, लेकिन जब वो बलूचिस्तान पहुंचे तब वहां का जो बलूचियों का सरदार था वो था कंबर अली खां, क्योंकि एक जनजातीय क्षेत्र है। दूसरी तरफ इस कबीले को पैगंबर इब्राहिम के नाम पर ब्राहिमी नाम दिया गया, यानी बलूचिस्तान को पारम में ब्राहिमी कहा गया और फिर बाद को इसको ब्रावी या ब्रोही के रूप में भी इसको पहचान मिली। 1540 तक आते आते मुगल शासक बाबर के बेटे हुमायूं ने बिहार के शासक शेरशाह सूरी के साथ युद्ध लड़ा और कन्नौज के युद्ध में, बेलगांव के युद्ध में पराजित हो जाने के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से निष्कासित कर दिया। जब भारत से निष्कासित कर दिया तो हुमायूं जो है फारस और ईरान भाग गया और फारस और ईरान भागकर वो भारत पर वापस अधिकार करने के लिए लगातार भारत पर नजर रखा। लेकिन ईरान में रहते हुए ईरान के शासक से उसने मदद मांगी, लेकिन ईरान के शासक ने काबुल और कंधार का एरिया बाबर हुमायूं को जीतने के लिए कहा और इस तरह हुमायूं ने काबुल और कंधार का इलाका जीत लिया। बाद में चलकर 1545 में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तब हुमायूं ने भारत पर वापस अधिकार करने की योजना बनाई और इसी योजना में उसका साथ दिया इन्हीं बलूचिस्तान में रहने वाले कबीलाई सरदारों ने। और इस तरह इन कबीले सरदारों ने जो है हुमायूं का साथ दिया, जिसमें मुख्य रूप से सरदार था मीर चाकर, और मीर चाकर ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं का साथ दिया और इस तरह हुमायूं सफल हो गया और हुमायूं वापस से भारत के अंदर इंटर हो गया और इस तरह बलूचिस्तान का जो एरिया है वो वापस से जो है बलूची सरदारों को हुमायूं के द्वारा वहां पर रखा गया। अगर हम देखें तो सेंट्रल एशिया से होते हुए आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान होते हुए यहां पर पहुंचे बलूचिस्तान के लोग, यानी कि सेंट्रल एशिया से होते हुए बलूच के लोग जो हैं वो आर्मेनिया और अजरबैजान होते हुए, इन लोगों ने ईरान होते हुए इस एरिया में अपने आप को बसाया जिसे आज हम बलूचिस्तान के रूप में जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बातों पे अगर हम बात करें बलूचिस्तान की कहानी के बारे में तो इस समय बलूचों का साथ पाकर हुमायूं जो है वो दिल्ली पर अधिकार करने में सफल तो हो गया, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर बलूचिस्तान में जो कलात वाला इलाका है वहां पर एक वंश की स्थापना हो गई जिसे हम सेवा वंश के नाम से जानते हैं। ये एक हिंदू राजवंश हुआ करता था और इस तरह यहाँ पर एक रानी हुई जिसका नाम था रानी सेवी और रानी सेवी के नाम पर ही इस एरिया का नाम सीबी क्षेत्र पड़ गया। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जिस तरह इस्लाम में पैगंबर इब्राहिम की वजह से इसका नाम ब्राहिमी पड़ा था, उसी प्रकार से रानी सेवी के नाम पर इसका नाम सीबी पड़ा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सेवा वंश के अनुसार कलात और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यह राजवंश चलता रहा, हिंदू परंपराओं का यह पालन करता रहा। लेकिन भारत में मुगल शासक अकबर के आने पर जब अकबर ने 1570 में बलूचियों की मदद से कलात पर वापस से हमला कर दिया, कलात यानी बलूचिस्तान का एक इलाका जहां पर कलात के खान लोग रहा करते थे, वहां अटैक कर दिया और सेवा राजवंश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जब आगे चलकर मुगल बादशाह औरंगजेब बना और औरंगजेब ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद जब उन्होंने पश्चिम की ओर देखा तो पश्चिम में मुगलों का जो एम्पायर था वो ईरान से टच होता था और इस तरह औरंगजेब को सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम किसी ने क्रिएट की है तो ईरान की तरफ से नहीं बल्कि दक्षिण में मराठाओं की तरफ से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की गई और औरंगजेब ने नाक में दम कर डाला मराठाओं ने और इस तरह बेचारा औरंगजेब जो है कभी भी इस समस्या से निकल नहीं पाया। दूसरी तरफ बलूची सरदारों ने मुगल हुकूमत के खिलाफ भी बगावत कर दी
और इस तरह बलूची लीडरों ने जो है औरंगजेब के अंतिम समय में विद्रोह कर दिया और इस तरह मीर अहमद ने 1666 में बलूचिस्तान के दो इलाकों को औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र करा दिया। एक इलाका हुआ क्वेटा और एक इलाका हुआ कलात। और इस तरह औरंगजेब की मृत्यु के बाद बलूचियों के हाथ में आया कलात और क्वेटा का इलाका। 17वीं सेंचुरी तक आते आते मुगलों की पकड़ यहां पर कमजोर होने लगी और बलूचियों ने इस जनजातीय विद्रोह को जो है दबाना शुरू किया, लेकिन 18वीं सेंचुरी तक आते आते मुगलों का शासन भी यहां पर कमजोर पड़ गया और बलूचियों ने मुगलों को इस एरिया से खदेड़ दिया। और जब बलूचियों ने इस एरिया से मुगलों को खदेड़ दिया तो अब पूरी तरीके से ये जनजातीय प्रभाव में आ चुका था। दूसरी तरफ यहां पर बलूचों ने अपनी एक रियासत को कायम कर दिया था और इस तरह चालू हुई बलूचिस्तान में कलात रियासत का दौर। और इस तरह कलात की कई जनजातियों ने मिलकर एक सरदार को नियुक्त किया जो वहां का कहलाया खान, और इस तरह कहलाए कलात के खान। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इस समय हमें कई इतिहासकारों के अनुसार बलूचिस्तान की एक और कहानी देखने को मिलती है। और इस कहानी की अगर हम बात करें तो इस समय बलूच लोग कोई और नहीं बल्कि इंडो ईरानी लोगों की तरह ही जो है करीबी हुआ करते थे, यानी भारतीय हुआ करते थे जिन्हें हम आज कहते हैं। यानी बलूची कोई और नहीं बल्कि इंडो ईरानी लोगों की ही समय जो है ज्यादा नजदीक थे। ये सीरिया के अरबी लोगों से ज्यादा करीब ना होते हुए इंडो आर्यन ज्यादा थे, इंडो ईरानी ज्यादा थे। इंडो ईरानी लोगों को ही हम आर्यन कहते हैं। और इस तरह भारत के सबसे पहले जिन्होंने उत्तर भारत पर अधिकार किया वो आर्यन थे। और आर्यनों के बारे में हम जानते हैं कि ये पश्चिम भारत से होते हुए यानी कि मध्य एशिया से होते हुए आए थे और मध्य एशिया से होकर आए थे, यानी कि जो बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो भी इंडियन हैं और इस तरह ये आर्यन हैं। और इस तरह इतिहासकारों को ये लगता है और इतिहासकार ये मानते हैं कि बलूच कोई और नहीं बल्कि आर्यन लोग हैं। और इस तरह यही आर्यन जिन्होंने भारत में एक सभ्यता को जन्म दिया आज वो अपने वजूद के लिए पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। आर्यों ने हजारों सालों तक सेंट्रल एशिया में रहने के बाद खराब मौसम और युद्ध के हालात जब वहां पर उत्पन्न होने लगे तो उन्होंने दूसरी जगह की तलाश की और इस तरह वो आर्मेनिया और अजरबैजान होते हुए वो अजरबैजान के ब्लासगान इलाके में पहुंचे। और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी भाषा और लहजा मिलाकर एक नई जुबान तैयार कर दी जिसे बलशाक या बलाशोकी कहा गया। और इस तरह आर्यों को उस समय बलाश के नाम से जाना गया क्योंकि इन्होंने संस्कृत भाषा को उत्पन्न करने से पहले एक भाषा उत्पन्न कर दी थी जिसको कहा गया बलाश भाषा। और इस तरह इन्होंने एक नई जुबान तैयार कर ली थी जो आगे संस्कृत का रूप धारण करने वाली थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 550 वर्ष पहले अजरबैजान और ईरान के खाम साम्राज्य के कब्जा हो जाने के बाद लगभग यहां पर एक और एम्पायर खड़ा हो गया जिसका नाम था सासनी साम्राज्य। और सासनी साम्राज्य के द्वारा भारत को पहली बार उनके अभिलेखों में एक शब्द के रूप में पुकारा गया और पहली बार अगर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसी अभिलेख में देखने को मिलता है तो वह सासनी साम्राज्य के अभिलेखों में देखने को मिलता है। और इस तरह भारत के इलाके को सासनी साम्राज्य में क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। दूसरी तरफ 6वीं 7वीं सदी तक आते आते बाहर के हमले बढ़ने लगे, मौसम खराब होने लगा और इस तरह इस एरिया को छोड़कर फिर लोग आगे बढ़े। ऐसा बलूचिस्तान के रहने के लिए लोगों ने दो छोड़ दिए हैं, एक लोक कथाओं के अनुसार और दूसरा इतिहासकारों के मुताबिक। तो अभी हम इतिहासकारों के मुताबिक देख रहे हैं जहां पर सेंट्रल एशिया से होते हुए ये लोग अलग अलग एरिया में बसे और इस तरह इन्होंने अपना अलग अलग स्थान बसाया। कुछ लोग ये मानते हैं कि लोक कथाओं के अनुसार आर्यन लोक कथाओं के अनुसार बलूचिस्तान में कैसे लोग आकर बसे और दूसरे लोग ये मानते हैं कि आर्यन ही बलूचिस्तान में आकर बसे। जब ईरान में ये लोग आए तो ये जनूबी यानी कि दक्षिण की ओर चले गए और कुछ लोग मानते हैं ये ईरान के मगरिब यानी पश्चिम की ओर चले गए। जो दक्षिण की ओर चले गए वही कहलाए आर्य और इस तरह ईरान में कमान और सिस्तान तक ये लोग पहुंच गए और इस तरह इनका नाम बदल कर रखा गया बलाश यानी के बलूच। और इस तरह इन्होंने एक बोली यूज की जिसे बालाशोकी कहा गया और इस तरह बालाशोकी बोलने वाले कहलाए बलूच जो है मूल रूप से आर्यन। दूसरी बात अगर कहें तो हिंदुस्तान से आगे बढ़ते बढ़ते ये आगे वाले एरिया में बढ़े और जहां आकर ये बसे वही स्थान आज कहलाया बलूचिस्तान। यानी मिडिल एशिया को क्रॉस करके आने वाली जो जाति जनजाति थी यही आर्यन जनजाति जो बलाश की भाषा को बोलती थी, बलाशों की भाषा को बोलती थी, वही जाति आज आर्यन के रूप में गणी गई और यही पहला जो थे
यही जिस एरिया में बसे उस एरिया को कहा गया बलूचिस्तान। और इसी बलूचिस्तान की कहानी आज हम लोग सुन रहे हैं। दूसरी बात अगर की जाए तो इस समय अगर आधुनिक बलूचिस्तान की बात की जाए तो क्या क्या समस्याएं बलूचिस्तान के साथ हैं, बलूचिस्तान किस तरह अपने स्वायत्तता के लिए लड़ रहा है, बलूचिस्तान कैसे अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए लड़ रहा है। तो आधुनिक बलूचिस्तान की कहानी चालू होती है 1876 से, जब उन्होंने अपने आप को स्वायत्त करना चालू किया। बलूचिस्तान में एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था कलात रियासत। इसी रियासत के तहत बलूचिस्तान जो है वो खड़ा हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश हुकूमत का शासन जो है चालू हुआ। 1947 के पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, और भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने के साथ साथ भारत में ब्रिटिशों की हुकूमत चालू हुई। इसी साल ब्रिटिश सरकार और कलात के बीच एक संधि की गई, और संधि ये की गई कि अंग्रेज जो हैं वो इस कलात यानी बलूच वाले इलाके पर जो है एक एजेंसी के रूप में यहां पर शासन करेंगे, और इस तरह बलूचिस्तान को एक एजेंसी बनाया गया। इस संधि के मुताबिक अंग्रेजों ने कलात की रियासत को कहा कि आपको सिक्किम और भूटान की तरह ही प्रोटेक्टोरेट स्टेट यानी कि संरक्षित राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि भूटान और सिक्किम की तरह ही कलात के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, बल्कि विदेशी और रक्षा मामले जो हैं बस वही ब्रिटिश के नियंत्रण में रहेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि आखिर इसे संरक्षित राज्य क्यों बनाया गया, क्योंकि रशिया के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना जरूरी था। इसलिए अंग्रेजों को चाहिए था कि एक ऐसा मिडिल राज्य उनको मिल जाए जो रशिया के प्रभाव को रोक सके, और वो राज्य था कलात का रियासत यानी कलात का खानों की रियासत यानी कि बलूचिस्तान। यानी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने कभी भी बलूचिस्तान पर प्रॉपर अधिकार नहीं किया, बल्कि वहां के जनजातीय लोगों को ही वहां का शासन चलाने की जिम्मेदारी दी गई। भारत में जहां पर पूरा शासन उसने स्थापित कर लिया, पाकिस्तान में पूर्ण शासन अपना स्थापित किया, लेकिन बलूचिस्तान में अंग्रेजों ने वहीं के लोगों को शासन करने की जिम्मेदारी दी। यानी देखा जाए तो एक मोटे तौर पर वो स्वतंत्रता का स्वाद बहुत पहले से ही चख रहा था, बस विदेशी और रक्षा मामले जो हैं वो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में थे। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में आजादी के लिए जब संघर्ष पूर्ण हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो देश बने, और भारत और पाकिस्तान जब दो देश बने तब कलात रियासत ने ये अंग्रेजों से कहा कि भैया अब हम जो संरक्षित राज्य हैं अब हमारा क्या होगा। तो अंग्रेजों ने कलात रियासत को यानी कि बलूचिस्तान के इलाके को कहा कि आप स्वतंत्र रहेंगे, और इस तरह कलात को लगा कि जिस तरीके से भारत के टुकड़े हो रहे हैं यानी भारत और पाकिस्तान बन रहा है, वैसे ही एक कोर बन रहा है, वो है बलूचिस्तान यानी कलात का रियासत का इलाका। और इस तरह अंग्रेजों ने यह साफ साफ कर दिया आजादी के समय कि भारत और पाकिस्तान के अलावा एक और जो है राज्य स्वतंत्र होगा, और वो होगा कलात का एरिया यानी कि बलूचिस्तान का इलाका। 1946 तक आते आते जब अंग्रेजों को यह लगने लगा कि अब समय आ चुका है कि जल्दी से भारत को छोड़ दिया जाए, तो कलात के खान यानी कि उस समय के शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि भैया कि हमें किस तरीके से आप छोड़कर जाएंगे। तो उस समय अंग्रेजों से समझौता कराने के लिए जो कलात के खान थे उन्होंने अपना एक वकील नियुक्त किया, और वकील कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि खुद एक वकील रह चुके थे। इसलिए कलात के खान यार अहमद खान ने अपना वकील चुना मोहम्मद अली जिन्ना को। उनको ये पता नहीं था कि यही वो मोहम्मद अली जिन्ना जिसको वो अपना वकील चुन रहे हैं, वो कुछ ही दिनों बाद उनकी पीठ पर छुरा घोंप देगा। और इस तरह पाकिस्तान जो हमेशा से देश के पीठ पर छुरा घोंपता आया है, वो आज वही अपने मुसलमान भाइयों के साथ करने वाला है, वही उन कलात भाइयों के साथ करने वाला है, वो उन्हीं खानों के साथ करने वाला है जो कि बलूचिस्तान में रहते आ रहे हैं। उन्होंने जिन्ना पर विश्वास किया, जिन्ना पर उन्होंने अपना समर्थन दिया, जिन्ना को अपना वकील नियुक्त किया कि वो कलात के रियासत को आजाद दिलाएगा, वो अंग्रेजों से उनकी वकालत करेगा। और इस तरह जिन्ना के इरादे कुछ और थे जो कि कलात के खान समझ नहीं पाए, और ये उनसे सबसे बड़ी भूल हो गई जो आज तक वो उस भूल के लिए पछता रहे हैं। अगर बात की जाए तो कलात के खान यानी शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी वकील बनाया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को
याद रखिएगा ये डेट, ये वही डेट है जिस दिन बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी भारत और पाकिस्तान बनने से पहले बलूचिस्तान स्वतंत्र हो चुका था। और 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई जिसमें मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। और इस बैठक में जिन्ना ने कलात की आजादी की वकालत करी। यह सिर्फ दिखावा था बलूचिस्तान को धोखा देने का, बलूचिस्तान को आजादी दिलाने का। और इस तरह इस बैठक में ब्रिटिश के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के अंतिम वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कलात को भारत और पाकिस्तान का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं समझी। और माउंटबेटन ने साफ कह दिया कि कलात की जो रियासत है, जो बलूचिस्तान का इलाका है, वो स्वतंत्र रह सकता है। कलात को जैसे ही, बलूचिस्तान के लोगों को जैसे ही ये पता चला कि भारत और पाकिस्तान के अलावा कलात भी एक स्वतंत्र बनेगा, और इस तरह 4 अगस्त 1947 को कलात के लोगों ने अपना झंडा फहरा दिया। वहीं पर अहमद यार खान ने अपना खुतबा पढ़ दिया, और इस तरह 11 अगस्त को सिग्नेचर कर दिए गए कि कलात में जो है, जो एरिया है, वो बलूचिस्तान बनेगा और ये अपनी स्वायत्ता बनाए रखेगा। लेकिन जिन्ना के इरादे कुछ और थे। जिन्ना ने वकालत की और दिखावा करा कि भारत का इंटरफेयर बलूचिस्तान में ना बने, इसलिए बलूचिस्तान को पहले से अलग थलग कर दिया जाए। जब भारत अपने आंतरिक मामलों में उलझ जाएगा और पाकिस्तान जब कबीलाइयों के द्वारा पीओके पे आक्रमण कर देगा, तब दूसरी तरफ बलूचिस्तानियों की बैंड बजाना पाकिस्तान चालू करेगा। दूसरी तरफ जिन्ना ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना 4 जिलों को मिलाकर एक बलूचिस्तान बना दिया जाए। और इस तरह उन्होंने सुझाव दिया कि कलात की रियासत, खरान की रियासत, लास बेला की रियासत और मकरान की रियासत, इन सबको मिला दिया जाए और मिलाकर बनाया जाए एक आजाद बलूचिस्तान। और इस तरह एक आजाद बलूचिस्तान का निर्माण किया जाए, ये जिन्ना ने सुझाव दिया। लेकिन यह सुझाव इसलिए दिया गया कि पहले इन चारों को इकट्ठा किया जाए और फिर इन चारों को एक साथ पाकिस्तान में मिला दिया जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस समय 11 अगस्त की वो दिन था और 4 अगस्त को यह तय हो गया था कि बलूचिस्तान स्वतंत्र होने वाला है। बलूचिस्तान में खुशहाली आ चुकी थी, लोग अपने घरों में मिठाइयां बनाने लगे थे, मिठाइयां बांटने लगे थे। और 11 अगस्त को मुस्लिम लीग ने कलात की रियासत के साथ एक समझौता भी कर दिया, और इसमें मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं कि बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने में पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। अंग्रेज को कि अब वो जल्दी से जल्दी भारत छोड़कर जाना चाहते थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था अब भारत में रहने का, पाकिस्तान में रहने का। भारत के टुकड़े करो और जल्दी से अपने घर की ओर निकलो। लेकिन जो बलूचिस्तान था वो भी अपनी खुशियां मना रहा था, वो भी अपनी स्वतंत्रता के फटाके फोड़ रहा था। जहां भारत अपनी आजादी के लिए जश्न मना रहा था, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनने के लिए वहां के मुसलमान अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे, वैसे ही बलूचिस्तान के लोग भी अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 227 दिन की आजादी होगी ये, यानी कि सिर्फ 227 दिन ही हम आजाद रहेंगे और इसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत हम पर आकर खड़ी हो जाएगी। एक पेश यह था कि बलूचिस्तान को आजाद तो हम कर देंगे, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने हवाले रखेंगे। यानी जहां पहले अंग्रेज थे, अब वहां पाकिस्तान आ जाएंगे। यानी सिंपल तौर पर अभी भी बलूचिस्तान एक संरक्षित राज्य के रूप में कार्य करेगा। बलूचियों को दिक्कत नहीं थी क्योंकि आंतरिक मामले उनके हाथों में रहेंगे, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि पाकिस्तान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ले। खान लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस समय जिन्ना के जो तेवर थे उसको वो समझ नहीं पाए। कलात के खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आजाद देश घोषित कर दिया, और इस तरह बलूचिस्तान की मस्जिद में जाकर कलात के खान ने अपना झंडा फहराते हुए अपने नाम का खुतबा पढ़ लिया। आजादी घोषित की गई और आजादी के ठीक 1 महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। ब्रिटेन ने भारत की आजादी के बाद एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने की हालत नहीं है, इसलिए ब्रिटेन अब उसकी मदद नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ क्योंकि बलूचिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर एक देश नहीं बन सकता है और वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा, इसलिए
पाकिस्तान को यह अधिकार है कि वो बलूचिस्तान को अपने हिस्से में मिला ले। गलात के खान ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का दौरा किया और उन्हें यह उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग ने जो उनके साथ वादे किए हैं, जो उनकी आजादी के लिए सख्त किए गए हैं, वो इसके लिए ब्रिटेन पर दबाव बनाएगी। जब बलूचिस्तान के खान वहां गए तो वहां पर बलूचिस्तान की जनता ने उनका स्वागत किया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत से एक भी व्यक्ति मिलने नहीं आया। जब एक भी व्यक्ति मिलने नहीं आया राजा से, तो जब खान कराची पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों बलूचियों ने उनका स्वागत किया। बलूची के राजाओं की तरह जो है उनका स्वागत किया गया, लेकिन स्वागत में पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ। जब कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ तो अब खान को लगने लगा कि शायद अपना रंग दिखा दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के इरादे साफ साफ नजर आ चुके थे और पाकिस्तान अब एक बड़ा संकेत देने वाला था। जिन्ना ने खान को कहा कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का होगा और इस तरह जो ये बलूचिस्तान है इस पर पाकिस्तान अब अधिकार कर लेगा और इस तरह बलूचिस्तान का वर्चस्व समाप्त कर दिया जाएगा और वो एक पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रह जाएगा। गलात के शासक को जब इस बारे में पता चला तो उसने कहा कि बलूचिस्तान एक जनजातियों का ग्रुप है, एक कबीलों का ग्रुप है, वो अकेला इसका निर्णय नहीं ले सकता है कि वो पाकिस्तान में मिले या ना मिले। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क रहेगा और पाकिस्तान के साथ जाएगा या नहीं जाएगा ये जनता निर्धारित करेगी, इसलिए जनता पे छोड़ा जाए कि आखिर क्या होगा। वादे के मुताबिक खान ने बलूचिस्तान में जाकर विधानसभा की बैठक बुलाई जिसमें पाकिस्तान की विलय का विरोध किया गया और जनता ने साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम खुद स्वतंत्र रहेंगे और देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। और इस तरह बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया और इस तरह बलूचिस्तान की जनता ने पाकिस्तान में मिलने से मना कर दिया। पाकिस्तान को जब यह पता चला कि बलूचिस्तान की जनता ने यह तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो पाकिस्तान ने दबाव बढ़ाना चालू किया और मामले को समझते हुए खान ने जो है देखा कि मुस्लिम लीग अगर बलूचिस्तानों को खत्म करके अगर उसे मिला ले, इससे पहले हमें पाकिस्तान से अपने आप को आजाद कर लेना होगा। खान ने अपना कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल परवेज को सेना जुटाने का आदेश दे दिया कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से लड़ेगा आजादी के लिए। हथियार के लिए गोला बारूदों की व्यवस्था करने को कहा गया और इस तरह परवेज ने हथियार इकट्ठा करना चालू किए क्योंकि पाकिस्तान कभी भी बलूचिस्तान पर हमला कर सकता था। ब्रिटेन से भी परवेज ने मदद मांगी, लेकिन ब्रिटेन ने साफ साफ कह दिया कि वो अब इस मामले में कोई सहायता नहीं कर पाएगा और उससे साफ साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जनरल परवेज ने हथियार हासिल करने के लिए 1947 में लंदन भी गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तानी के मंजूरों के बगैर कोई भी सैन्य सहायता देने से मना कर दिया और कहा कि पाकिस्तान ही अब बलूचिस्तान का सुरक्षा करेगा। जिन्ना ने मार्च 1948 को खारन, लासबेला और मकरान और ये जो प्रांत बनाए गए थे स्टार्टिंग में, इनको अलग अलग करने की घोषणा कर दी, जिससे यहां के जो जनजातीय नेता हैं वो जिन्ना के सपोर्ट में आकर खड़े हो जाएं और इस तरह कलात का अकेली रियासत अपनी वजूद के लिए लड़ती रहे। जब खरान के जो कबीले के सरदार थे, लासबेला के जो सरदार थे, मकरान के जो सरदार थे, इन सब को अधिकार दे दिए गए और इस तरह जिन्ना ने कई बलूची सरदारों को अपने साथ मिला लिया, जिससे खान के पास अब कोई चारा नहीं रहा क्योंकि अकेले पड़ गए अब कलात। और इस तरह खान ने भारतीय अधिकारियों और अफगान शासकों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1948 में कलात के खान ने भारत से विलय करने का संपर्क करा कि बलूचिस्तान को भारत में मिला लिया जाए पर पाकिस्तान को ना दिया जाए। ऐसा कई न्यूज रिपोर्टर में, रेडियो में कहा गया, लेकिन बाद में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का खंडन किया कि बलूचिस्तान ने उनसे कोई भी संबंध बनाए रखने के लिए समझौता नहीं किया था और इस तरह बलूचिस्तान अब भारत में किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता था, ना ही भारत बलूचिस्तान की कोई मदद कर सकता था। 26 मार्च
को पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान पर अटैक कर दिया। खान के पास जिन्ना की शर्तों को मानने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं था, लेकिन कब्जे में बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी का मन अब पाकिस्तान के विरुद्ध सिर्फ एक ही चिंगारी बो रहा था, और वो है नफरत की चिंगारी। अब बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग, महिला सब पाकिस्तान के विरोध में आके खड़े हो गए थे, क्योंकि बलूचियों का वजूद मिटा रहा था पाकिस्तान। और इस तरह खान के भाई प्रिंस करीम खान ने अपने भाई की शर्तों को, जो उन्होंने जिन्ना के साथ की थी, उसको मानने से इनकार कर दिया और एक राष्ट्रवादियों का एक दस्ता तैयार किया जो बलूचियों की आजादी के लिए लड़ेगा। 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह चालू हुआ, और इस तरह बलूचियों ने अब तक 5 ऐसे बड़े विद्रोह किए हैं जिससे का उद्देश्य मात्र एक है, और वो है पाकिस्तान से आजादी, यानी अपने देश की आजादी। पहले संघर्ष की अगर हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान ने किस तरीके से अपने आप को अलग करने का प्रयास किया। 1948 में कलात के खान के द्वारा जो विले के दस्तावेज थे, उन विले के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने अपने भाई के फैसले के खिलाफ विद्रोह कर दिया और राष्ट्रवादियों का एक गुट तैयार किया। प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान के खिलाफ एक अपरंपरागत हमला करना चालू किया, और उन्होंने पाकिस्तान से बलूचिस्तान को मिलाने के लिए जितना संभव प्रयास होता था वो सब किया। लेकिन अफगानिस्तान में उन्होंने शरण ले ली, और फिर उन्होंने 1905 में पाकिस्तानियों ने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने कहा कि वो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगी, वो आत्मसमर्पण कर दें। और इसके लिए पाकिस्तान के मुसलमानों की जो आर्मी थी, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उसने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो इन बलूचियों को आत्मसमर्पण करने देगी और इनके साथ जो है पॉलिटिकल बात करेगी, राजनीतिक वार्तालाप करेगी कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन इनका ना तो इमाम था, ना ही धर्म था, और इनने कुरान की झूठी कसम खा के इन करीम खां को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करवाया। लेकिन कुरान की झूठी कसम खा ली, क्योंकि मुसलमान कभी भी कुरान की झूठी कसम नहीं खाता है, लेकिन पाकिस्तान को तो बात बात में कुरान की झूठी कसम खाना आती है। और उसने कुरान की झूठी कसम खाते हुए इन लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए जो है कुरान को बीच में लेकर आ गए, और इस तरह बलूचियों ने जब कुरान बीच में आ गई तो ये उस बात पर मान गए और आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जिन्होंने आत्मसमर्पण किया उन्हें पाकिस्तान ने जेल में डाल दिया, और इस तरह उन्हें गायब कर दिया बलूचिस्तान से। और अब इनके साथ क्या हुआ होगा ये आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन बलूचिस्तानियों के लोगों को, इन राष्ट्रवादियों को जो है बलूचिस्तान की जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो अंग पाकिस्तानियों के कुरान की झूठी कसम खाने की वजह से इन्हें अब गायब कर दिया गया, और ऐसे हजारों बलूची गायब कर दिए गए बलूचिस्तान से जो आजादी के लिए लड़ रहे थे। जिन्ना और उनके उत्तराधिकारियों ने 1955 तक आते आते प्रांत का विघटन कर दिया। यार खान को कहा गया कि वह अपनी खिताब को बरकरार रखे, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा होगा। लेकिन बलूची नेता इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। दौर खत्म हुआ और संघर्ष का दूसरा दौर चालू हुआ 1958 से 1959 में। हुआ ये कि इस समय जो नवाब थे नौरोज खान, उन्होंने 1958-59 तक वन यूनिट नीति के विरोध में हथियार उठा दिए। वन यूनिट नीति यानी कि एक राष्ट्र की नीति अपनाई पाकिस्तान ने, और इसके तहत पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, इन सबको मिलाकर एक वृहद पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण करना था। इस तरह इन आदिवासी नेताओं के लिए सरकारी प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया, और इस तरह बलूचियों को जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कम स्थान दिया गया, जबकि पंजाब प्रांत के लोगों को ज्यादा स्थान दिया गया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग ये समझने लगे कि पॉलिटिक्स में भी उनको कोई स्थान पाकिस्तान नहीं देगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नौरोज खान के अनुयायियों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक वॉर चालू कर दिया, और ये वॉर था गुरिल्ला वॉर, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और इन पहाड़ी इलाकों में छुपकर ये लोग अमेरिका की आर्मी पर भारी पड़ते थे। और इस तरह गुरिल्ला वॉर चालू हुआ और उन्हें गिरफ्तार करके जो है देशद्रोह का आरोप लगाते हुए हैदराबाद की जेल में उन पर कैद कर दिया गया, और इस तरह कई बलूची फिर से गायब कर दिए गए। उनके परिवार के 5 सदस्यों सहित पाकिस्तान के सैनिकों की हत्या में सहायता करने का आरोप लगाते हुए उन्हें बाद में फांसी दे दी गई,
और इस तरह नौरोज खान की कैद में ही मौत हो गई। और इस तरह पाकिस्तानियों ने बलूचियों की हत्या करना चालू की, उन नेताओं को गिरफ्तार किया जो आजादी के लिए लड़ रहे थे। बलूचियों ने अपना तीसरा संघर्ष प्रारंभ किया और तीसरा संघर्ष जो प्रारंभ किया वो 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ और इस तरह बलूच के अलगाववादी आंदोलन ने गति पकड़ ली। 1956 में एक संविधान पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता को सीमित कर दिया गया और बलूचिस्तान के और अधिकार वहां के लोगों से छीन लिए गए। संघीय स्तर पर लगातार राजनीतिक अव्यवस्था और अस्थिरता का तनाव बढ़ता चला गया और इस तरह उग्रवादियों ने गुरिल्ला वॉर के द्वारा पाकिस्तान की नाक में दम कर डाला और इस तरह 1969 तक गुरिल्ला वॉर चलता रहा। बलूची अलगाववादियों ने युद्ध विराम पर सहमति इसलिए जता दी क्योंकि इस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने जो 1 यूनिट पॉलिसी लेकर आए थे, यानी एक इकाई नीति लेकर आए थे, उसे समाप्त करने का निर्णय लिया और इस तरह बलूचिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान के चौथे प्रांत के रूप में मान्यता मिल गई और इस तरह बलूचिस्तान की रियासतों में जो है और ग्वादर पोर्ट वगैरह में पाकिस्तान ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इस तरह याहिया खान ने 1970 तक आते आते उसके बलूचियों के इस आंदोलन को भी समाप्त कर दिया, एक यूनिट नीति को समाप्त करके। लेकिन बलूचियों को अभी एक लंबा संघर्ष तय करना था, बलूचियों को एक लंबी लड़ाई लड़नी थी और इस लंबी लड़ाई के लिए बलूचिस्तान को जो है आज तक संघर्ष करना पड़ रहा है। चौथे संघर्ष की अगर हम कहानी की बात करें तो बलूचिस्तान में 1973 में सरकार के द्वारा एक सैन्य अभियान शुरू किया गया। 1973 में राजद्रोह का हवाला देते हुए राष्ट्रपति भुट्टो ने बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया और इस तरह वहां पे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जिसके कारण बलूचियों ने वापस से हथियार उठा लिए। मीर हजार खान के नेतृत्व में अब बलूचियों ने पीपुल्स लिबरेशन फोर्स फंड यानी कि बीपीएलएफ का गठन कर दिया जिसका नाम था बलूचिस्तान पीपुल्स लिबरेशन फंड, जिसमें बड़ी संख्या में मर्री और मेंगल आदिवासियों ने इसमें शामिल हुए और फिर से चालू हो गया गुरिल्ला वॉर यानी छुपकर मारना पाकिस्तानियों को। अलगाववादियों के साथ संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना ने लगभग 3,300 लोगों को खो दिया, वहीं पर लगभग 9,000 बलूची इस वॉर में मारे गए और इस तरह पाकिस्तान ने लगातार बलूचिस्तानी के लोगों का दोहन करना चालू किया। पांचवा संघर्ष की अगर हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान में पांचवा संघर्ष 2004 में चालू हुआ जब ग्वादर बंदरगाह पर एक विद्रोह हो गया जिसमें 3 इंजीनियर जो चीनी लोग थे उनकी मौत हो गई और घायल हो गए। चीन भी इस संघर्ष में शामिल हो गया क्योंकि ग्वादर पोर्ट का यूज जो है चाइना कर रहा था और यहाँ के रिसोर्सेज को वो यूज करना चाहता था, ग्वादर पोर्ट का प्रयोग करते हुए इंटरनेशनल ट्रेड बनाना चाहता था। लेकिन बलूचियों ने जब उसे इस पोर्ट से कोई उनको लाभ नहीं मिल रहा और पाकिस्तान ने पूरा प्रॉफिट अपने हाथों में ले लिया, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में सोना और तांबे के भंडार मिल गए जिस भंडार की खोज चालू हुई और चीन ने इसमें पाकिस्तान का साथ दिया तो 50% प्रॉफिट चाइना, 48% पाकिस्तान और 2% सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों को मिला। यानी कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर भी पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। अभी तो जमीन की लड़ाई चल रही थी, अब बंदरगाह की लड़ाई थी, अब वहां के संसाधनों की लड़ाई थी जो पाकिस्तान अपने खुद के लिए यूज कर रहा था बलूचिस्तान की जमीन का। 2005 में बलूच राजनीतिक नेताओं ने नवाब अकबर खां बुगटी और बलाच मरी ने पाकिस्तान की सरकार के सामने 15 सूरती एजेंडे पेश कर दिए। उनकी घोषित मांगों ने प्रांत के संसाधनों पर अधिक से अधिक नियंत्रण और सैन्य ठिकानों का निर्माण करने पर रोक शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पिछले 15 सालों में पाकिस्तान की सेना ने लगभग 5,000 से ज्यादा बलूचियों को गायब कर दिया है, या तो उन्हें मार डाला है या फिर उन्हें ऐसी जगह कैद करके रखा है जिसकी कोई भी खबर अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। अगर हम बात करें कि आखिर बलूचिस्तान में ये असंतोष और तनाव क्यों है, तो बलूचिस्तान में राष्ट्रवाद और विद्रोह की जो ये भावना है, ये विद्रोह की भावना अभी से नहीं बल्कि कई लंबे दौर तक चली आ रही है और राष्ट्रवाद विद्रोह की ये भावना बलूचियों में मिडिल क्लास और बुद्धिजीवियों के वर्ग के उदय के साथ उत्पन्न हुई। जिस तरह सरकार और आर्मी ने बलूचिस्तान में किसी भी आक्रोश और शांति को दबाने में पाकिस्तान की सरकार ने क्रूर नीति का सहारा लिया, बातचीत ना करते हुए, कुरान की झूठी कसम खाते हुए, वहां के लोगों को दबाते हुए, गायब करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया गया।
इस तरह हर बलूची ने अपने हाथों में तलवार और हथियार उठा लिए और इनका एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरीके से बलूचिस्तान को आजाद करना। ग्वादर मेगा पोर्ट परियोजना, सुई गैस भंडार का दोहन भी पाकिस्तान ने अपने हित में किया। बाकी खदानों का भी जो है सोना और तांबे का युद्ध उन्होंने अपने हित के लिया और इस तरह बलूचिस्तान चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी का एक अहम हिस्सा बनाया गया, जब बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को एक प्रोजेक्ट के रूप में खास जगह मानते हुए उसका डेवलपमेंट किया गया, जिसमें पंजाब के लोगों को, जो पाकिस्तान के पंजाबी लोग, पंजाब के क्षेत्र के लोग थे, उन्हें ही अपॉइंट किया गया और इस तरह पंजाब के लोगों को हत्या करना चालू की बलूचिस्तान के लोगों ने, चाइना के लोगों की हत्या करना चालू की और इस तरह चाइना को भी इस युद्ध में उतरना पड़ा। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस समय एक मिलिट्री बनाई गई जिसका नाम था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और वर्तमान में एक और बलूचिस्तान नेशनल आर्मी यानी कि बीएनए यानी बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का गठन किया गया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया और इस तरह इनका उद्देश्य था कि किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान की आजादी दिलाना। ईरान स्थित बलूचिस्तान के लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ की कमांडर डॉक्टर अल्लाह नजर ने पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में भारत से अभी वर्तमान में मदद मांगी है और कहा है कि हमें वो बंदूकें दे दें और उन बंदूकों के साथ 10-10 गोलियां दे दें जो पाकिस्तानियों से 1971 में छीनी थी। हमें यही 93,000 जिन पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, इनकी बंदूकों को हमें दे दिया जाए और उसकी 10-10 गोलियां हमें दे दी जाएं और हम पाकिस्तान को वैसे ही नस्तेनाबूद कर देंगे। और ना तो हमें मिसाइल चाहिए ना परमाणु, हमें सिर्फ हथियार दे दो, हम वापस से पाकिस्तान को याद दिला देंगे कि क्या होता है किसी देश का, किसी जनता का शोषण करना। अलगाववादी विद्रोहियों ने लगभग 450 लोगों को ले जा रही एक ट्रेन जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस था, उस जाफर एक्सप्रेस पर भी कब्जा कर लिया था 13 मार्च 2025 को और इस घटना ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया और इस तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए जाफर एक्सप्रेस के उन सभी बलूचियों को छोड़ दिया, महिलाओं को छोड़ दिया, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसको निशाना बनाया और इस तरह पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, देखो सबसे बड़ा राज्य है, 44% हिस्सा ये कवर करता है और लगभग 3.49 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके अंतर्गत आता है। जर्मनी के आकार का होने के बावजूद भी यहां की आबादी मात्र 1.5 करोड़ है, यानी टोटल पाकिस्तान की 4%। इस बलूचिस्तान में तेल है, सोना है, तांबा है और इन खदानों की संपन्नता और संसाधनों को देखते हुए पाकिस्तान अपनी इन्हीं खदानों का प्रयोग करके हुए अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन इन संसाधनों का प्रभाव इस बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान की खदानों, पाकिस्तान की जो है औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, ना कि बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के किया जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा नफरत की तरह, क्योंकि उसके संसाधनों का प्रयोग, उसका डेवलपमेंट ना होना, ग्वादर पोर्ट का यूज करना और इस तरह पाकिस्तान ने हमेशा उनके ऊपर जो है दबाव बनाए रखा। बलूचिस्तान में छोटे बड़े सब मिलाकर कम से कम 5 बड़े विद्रोह हुए हैं जिन्हें हमने देखा और हालिया विद्रोह 2005 में हुआ, जब जो आज भी जारी है और जाफर एक्सप्रेस का जो हाईजैक करना इसी में शामिल आता है। अगले साल बीतने के साथ साथ भाषी जाति और इतिहास और भौगोलिक भेद, सांप्रदायिक असमानताओं और औपनिवेशिक कलंक और राजनीतिक अलगाववाद के आधार पर अब ये एक हिंसक संघर्ष के रूप में स्थापित हो चुका है और बलूचिस्तान आज पाकिस्तान से अलग होने के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ भी ये मांग रहा है कि उसे जल्द से जल्द आजाद कर दिया जाए, पाकिस्तान से उसे आजाद किया जाए, जिसके लिए वो सभी देशों के साथ अपील कर रहा है। पाकिस्तान की संसद के नेताओं और पाकिस्तान की आर्मी ने, जहां तक न्यायपालिका ने भी बलूचियों के साथ सोतेला व्यवहार किया, प्रांत की जनता के बीच अलगाववाद की भावना को बढ़ा दिया। आम जनता की नाराजगी और हताश ने यह जो है कठपुतली राज्य की सरकारों को वहां एस्टेब्लिश किया गया, जिसे सरकार ने अपने हिसाब से चलाया और प्रांत के लोगों के बजाय पाकिस्तान नेशनल पार्टियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक काम किया। बलूचिस्तान की पीड़ा को समझने के लिए हमें बलूचिस्तान की आवाम को समझना चाहिए, जो वहां पर हो रहे अत्याचारों को सहन कर रही है एक लंबे समय तक।
बलूचिस्तान मुख्य रूप से एक जनजातीय समाज है जो अपनी भौगोलिक रूप से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के साथ साथ सबसे जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है, जहां मात्र 6% जनसंख्या रहती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है क्योंकि पाकिस्तान ने कभी से डेवलप नहीं होने दिया। यहां पाकिस्तान के किसी भी प्रांत के मुकाबले सामाजिक आर्थिक विकास भी सबसे खराब है। बलूचिस्तान खुद हाइड्रोकार्बन और खनिजों से समृद्ध है, फिर भी यहां की 1.5 करोड़ आबादी जो कि 70% गरीबी से जूझ रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कभी बलूचिस्तान को डेवलप नहीं होने दिया। अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान आज एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार पाकिस्तान से आजाद होने के लिए अपना संघर्ष कर रहा है, जो लगातार दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, भारत से मदद मांग रहा है, ईरान से मदद मांग रहा है, अफगानिस्तान से मदद मांग रहा है कि आखिर कब तक हम पाकिस्तान का शोषण सहेंगे, आखिर कब तक यहाँ की आवाम पाकिस्तान की आर्मी का शिकार होगी, कब तक यहाँ के जवान बूढ़े बच्चे मारे जाएंगे, कब तक यहाँ की महिलाएं विधवा होंगी, आखिर कब तक, कब तक, कब तक। बलूचिस्तान आज नहीं तो कल अपने आजादी के लिए संघर्ष को पूरा करेगा और जल्द से जल्द एक देश बनेगा और वहां की आवाम शांति से अपना जीवन यापन कर पाएगी। और इसी मुद्दे के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं और ऐसे ही और मुद्दे उड़ान एकेडमी के द्वारा आपको लाए जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।